बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पाठ 3 कक्षा 7 के विद्यार्थियों को, हिमालय की बेटियाँ। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि हिमालय की बेटियाँ किसको कहा गया है। गंगा जमुना तमाम नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है और जिसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है पाठ में। तो यहाँ पर नदियाँ किस तरह हिमालय के से निकलकर किस रूप में वो हिमालय से जब निकलती हैं तो रहती हैं, कैसे कैसे वो मैदानी स्थलों पर पहुँचती हैं, कहाँ कहाँ कैसा कैसा उनका रूप होता है और उनके विभिन्न रूपों को इस पाठ में दर्शाया गया है कि नदियों का जो रूप है वो शुरू में कैसा होता है, मैदानी स्थलों पर कैसा होता है और फिर समुद्र में गिरते समय तक उसका स्वरूप कैसा होता है। तो इन्हीं नदियों में माना जाता है कि हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है वो पनपती है, इन्हीं पर आधारित है। नदियों का रिश्ता हमारे से बहुत गहरा है, जीवन आधारित होता है इन पर। तो हिमालय को पिता बनाकर, चूंकि नदियों का उद्गम स्थल है हिमालय, तो नदियों के उद्गम स्थल होने के कारण हिमालय को पिता समझा गया है कि ये पिता है और नदियां उसकी बेटियां हैं। तो उसी स्वरूप में यहाँ पर लेखक ने बताया है, वर्णन किया है पाठ में। तो मैं इस पाठ को पढ़ के आपको समझाती हूँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। अब लेखक ने नदियों के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि उन्होंने नदियों को हमेशा ही दूर से देखा था। दूर से देखते हुए उन्हें ऐसा लगता था कि ये नदियाँ बहुत गंभीर हैं, शांत हैं, अपने आप में बहुत विशाल स्वरूप है इनका। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत संभ्रांत महिला हो, बहुत ऊंचे घराने की, सम्मानित, शांत, गंभीर ऐसी महिला हो, जिसके स्वरूप में लेखक ने इन नदियों का अनुभव किया था। और नदियों का स्वरूप वास्तव में जब एकटक होकर नदी के किनारे खड़े होकर आप निहारते रहिएगा तो आपको विशाल अथाह जल आपके मन में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न करेगा। आपको उन नदियों के प्रति एक आदर, एक श्रद्धा। वैसे भी नदियां हमारे यहाँ पूजनीय हैं, उन्हें देवी का स्थान दिया जाता है, श्रद्धा से देखा जाता है। पाँव रखने के पहले उसके जल को मस्तक पे लगाया जाता है। तो हमारी तमाम पौराणिक कथाओं के आधार पर भी हमारे लिए बहुत अधिक श्रद्धा का स्वरूप है। हम उन्हें माँ के स्थान पर रखते हैं और लेखक ये कहते हैं जैसे कोई अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में खेलता हो, ठीक वैसे ही उसके जल में स्नान करके ये लगता था कि जैसे किसी आनंद सागर में गोते लगा रहा हो। तो इस चीज का अनुभव लेखक ने किया और उसके स्वरूप को देखा कि वो बिल्कुल गंभीर, शांत,
बड़ी खोई खोई सी लगती हैं, उस चीज की अनुभूति लेखक को होती है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा भौगोलिक वर्णन के रूप में आपको नदियों की बात आपसे करूं कि नदियां जब अपने पहाड़ी स्थान से निकलती हैं तो उनमें एक बहुत तीव्र वेग होता है, और पहाड़ी ढलानों पर जब वो उद्गम स्थल से निकलती हैं तो उनके पास अथाह जल सागर होता है, और वो जल सागर सीधे पहाड़ की ढलानों से जब नीचे उतरना होता है तो उनमें वेग तो बहुत होता है मगर चौड़ाई कम होती है। उस वेग के कारण वो सक्रिय होती है, तीव्र वेग वाली होती है, स्वच्छ होती है और दर्शनीय होती है, देखने लायक होता है उनका स्वरूप। पहाड़ी स्थानों पे नदियों का जल स्वच्छ भी बहुत है क्योंकि इसमें वेग बहुत है, उसमें कोई चीज बहुत देर तक टिकती नहीं है। अथाह जल सागर जब गंगोत्री और जमुनोत्री स्थान पर, जहां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल माना जाता है, निकलती हैं तो लगता है कि सफेद श्वेत रंग के दूध का श्रोता कहीं से झटके से फूट कर बाहर निकल आ रहा हो। अथाह वेग, अथाह तेजी, और पहाड़ी स्थानों की ढलानों पर उसी वेग और तेजी से ये नदियां नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो इनमें बहुत सकरापन होता है, तीव्रता बहुत होती है, ठीक उसी नन्हे चंचल बच्चों के समान। जैसे जब छोटा नन्हा चंचल बच्चा होता है तो वो अपने पैरों पर तेज से भागता है, उसे ये नहीं पता होता है कि वो इतना तेज चलने पे गिर जाएगा कि नहीं होगा। वो उठता है और एक वेग से चलता है। नदियों का ये उद्गम स्थल है, प्रारंभ है, तो ये इनका बालपन माना जाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो नदियों का ये बाल रूप है जब वो पहाड़ों से निकलती हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वो उनकी अवस्था उम्र के बढ़ने की स्थिति है, और जब वो मैदानी स्थल पर आती हैं तो पूरी तरीके से युवा हो चुकी हैं। तो अब ये स्वरूप हुआ है। जब ये नदियां हिमालय की गोद से निकलती हैं तो बिल्कुल सक्रिय नन्हे बालक की तरह, बिल्कुल छोटे से बच्चे के रूप में होती हैं, जिसे ये माना जाता है कि वो चंचल बहुत होती है, अथाह तीव्रता होती है उनके अंदर, बहुत तेजी होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक नन्हे बालक में होती है। तो और जैसे जैसे ये स्थल समतल पर आती है, इनकी चौड़ाई में विस्तार हो जाता है। अथाह जल सागर फैलकर चौड़ा विस्तार अपना ले लेता है और गंभीरता आ जाती है। जो बहाव में तेजी थी वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। कैसे? जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बहुत चंचल होता है, चाहे लड़कियों को ही ले लीजिए, चाहे छोटी बच्चियां होती हैं, खूब चंचल होती हैं, नाचती हैं, कूदती हैं, खेलती हैं, भागती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पर आगे बढ़ती हैं तो धीरे धीरे उनमें गंभीरता आने लगती है। वो गंभीरता कैसी होती है कि वो उनका जो उछलना कूदना नाचना चीखना चिल्लाना धीरे धीरे शांत होता है, और अपनी एक निश्चित उम्र पर आकर वो बिल्कुल गंभीर हो जाती हैं। अपनी युवा अवस्था में आते आते वो एकदम गंभीर हो जाती हैं। नदियों को इसीलिए बेटियां कहा है, हिमालय की बेटियां इसीलिए कहा है कि ये बेटियां जब अपने बचपन के रूप में होती हैं तो बिल्कुल चंचल होती हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाती हैं इनका वेग जो तेजी जो होती है, जब मैदानी स्थानों की ओर बढ़ने लगती है तो इनमें थोड़ा बहाव में कमी आने लगती है, और जब पूरी तरीके से मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं तो ये स्थिर हो जाती हैं। इनके जल तरंगों में उतनी तीव्रता नहीं होती है, बहाव होता है मगर स्थिरता होती है, फैलाव होता है मगर स्थिरता होती है। तो ये सागर जल की तरह मैदानी क्षेत्र में इनका जल अथाह लगता है क्योंकि विस्तार बहुत ले लेता है, और फिर
ये बढ़ती हैं अपने आखिरी शोर पर, जहाँ पर समुद्र से इनका मिलन स्थान होता है। तो यही स्वरूप अपने दिमाग में अगर आप लेकर चलेंगे तो आप जान जाएंगे कि नदियों का प्रारंभ, उनका मध्यकाल और उसका जो युवा काल के बाद, यानी बचपन, युवावस्था और युवा के बाद एक गंभीर अवस्था, ये कहना चाहिए कि विवाह का समय या होता है, तो उस समय तक का चित्रण आप ले सकते हैं अपनी कल्पना से। इसीलिए यहाँ पर ये बेटियां कही गई हैं। तो आगे क्या कहा है कि लेखक ने कहा कि परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब जब बहुत ऊंचाई से, हिमालय की ऊंचाई से लेखक ने नदियों के स्वरूप को देखा तो नदियों के स्वरूप को देखते हुए बहुत हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलज जब हिमालय से निकलती हैं तो बिल्कुल पतली दुबली छरहरी सी तीव्रता वाली चंचल अवस्था, बिल्कुल अपने में खोई हुई तीव्र गति से ये आगे बढ़ने लगती हैं और जैसे जैसे मैदानों की ओर आती हैं इनकी विशालता बढ़ जाती है। इनका उछलना कूदना कम हो जाता है, खिलखिलाना, लगातार हंसते जाना, इनकी भाव भंगी, इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। कहने का तात्पर्य आप बचपन और युवा अवस्था से इसकी तुलना बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं कि बचपन में जो चंचलता, जो नाचना कूदना, खिलखिलाना, हंसना खेलना होता है, वो जैसे जैसे हमारी जो बच्चियां होती हैं वो अपनी युवा अवस्था की ओर जाती हैं तो उनमें वो चंचलता जो रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उनका उल्लास, उछलना कूदना, चीखना चिल्लाना, खिलखिला कर हंसना, वो सब भी गंभीर हो जाता है। तो नदियां भी ऐसे ही होता है कि वो गंभीर अवस्था में आ जाती हैं और जैसे जैसे मैदान की ओर जाती हैं इनकी विशालता बढ़ जाती है, इनका सकरापन कम हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। उन्होंने कहा कि बच्चियों को बढ़ते हुए हम सब देखते हैं और एक मानसिक स्वरूप उनका मन और मस्तिष्क में बना रहता है और कली की बात कहें तो कली को भी देखकर हमारा ध्यान आता है कि अब ये कली है और फिर बड़ी हो जाएगी। एक कौतूहल, एक आश्चर्यजनक, एक चकित कर देने वाला जो स्वरूप है वो दिमाग में सबके होता है। इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक इन नदियों का बाल स्वरूप देखकर, बाल स्वरूप यानी जब ये हिमालय से निकलती हैं, जब ये हिमालय की गोद से निकलकर मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं, उसका वर्णन करते हुए कहा गया है। तो इनकी बाल लीला को देखकर लेखक बहुत आश्चर्यचकित होता है कि हाँ, ये वही नदियां तो हैं जो कभी हिमालय की पिता रूपी हिमालय की गोद में बिल्कुल चंचल स्वरूप में खेला करती थी। तो उसी का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा, कहाँ भागी जा रही हैं, वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अब बच्चियों के बचपन से लेके बड़े होने तक की उम्र का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा है कि कहाँ ये भागी जा रही है, यानी बाल्यावस्था को त्याग करके युवावस्था में प्रवेश करके इतनी गंभीर मुद्रा में ये किस ओर बढ़ रही है। तो होता क्या है कि हमारी नन्ही नन्ही बच्चियां कभी किसी समय में पिता की गोद में जब खेलती रहती हैं, तब पिता इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता कि हाँ, यही बच्चियां कल के दिन में बड़ी होकर के विवाह योग्य हो जाएंगी और अपने पति के घर ससुराल चली जाएंगी। पिता को ये लगता है कि उनकी नन्ही बच्ची उनकी गोद में जीवन पर्यंत ऐसे खेलती रहेगी, लेकिन ये एक पिता का प्रेम बोलता है। इसी तरह से
जब वो बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका गंतव्य उनका ससुराल हो जाता है। नदियां जब अपने हिमालय की पिता रूपी गोद से जब वो निकलती हैं तो बिल्कुल चंचल उसी नन्ही बच्चियों की तरह खेलना कूदना अटखेलियां करना, हंसना हंसना लगातार खिलखिलाना जैसी जो चीजें होती हैं वो भूलकर मैदानी क्षेत्रों में आते आते वो गंभीर हो जाती हैं। बाल लीला कहीं बचपन की छोटे छोटे खेलकूद चंचलता गंभीरता में बदल जाती है। उनकी विशालता बढ़ने लगती है, उनका स्वरूप बढ़ने लगता है और उनके अंदर एक युवावस्था की जो गंभीरता होती है वो अपने आप आ जाती है। तो लेखक ये सोचता है कि कहाँ भागी जा रही है, कौन सा लक्ष्य है, किस ओर ये बढ़ती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये नदियां जो रहती हैं वो निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। इन्होंने कहा कि हिमालय की विशालता देखकर ऐसा लगता है कि नदियों का एक विशाल पिता है, लेकिन ये अकाट्य सत्य है कि पिता कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो अपनी बेटी को कभी ना कभी तो अपनी गोद में खिलाने के बावजूद भी उन्हें विदा करता ही है। ठीक वैसे ही ये नदियां भी हिमालय की गोद में खेल खेल कर जैसे उनकी गोद को छोड़कर सारा प्रेम पाते हुए भी सारी चंचलता के साथ होते हुए भी वो धीरे धीरे अपनी पिता की गोद को छोड़कर अपने वास्तविक लक्ष्य यानी अपने विवाह की उम्र में प्रवेश करने लगती हैं। तो उनका वास्तविक लक्ष्य सिर्फ यही होता है। और लेखक ने यह दिखाया है कि वह कौन सा लक्ष्य है जो उन्हें बेचैन कर रहा है, यानी कि युवावस्था में जो नदियों का सागर से मिलने का स्वरूप है। नदियां धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ने लगती हैं। एक निश्चित उम्र के बाद लड़कियों का विवाह होना सुनिश्चित होता है, फिर उनका लक्ष्य उनका ससुराल होता है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कौन सा लक्ष्य है जो बेचैन कर रहा, तो वही सागर से मिलन का लक्ष्य है नदियों का जो उन्हें बेचैन कर रहा है। अथाह विशालता पाने के बाद भी वो सागर की ओर उन्मुख रहती हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। तो उन्होंने कहा कि अपने पिता की विशालता को देखते हुए भी लड़कियां अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर चली जाती हैं, यानी कि वो ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन की सोच है। सही मायने में एक लड़की का वही स्थान हो जाता है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिकताएं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है लीला निकेतन। अब इन्होंने कहा कि वास्तव में कुल मिला के देखा जाए तो ये नदियां जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के स्वरूप को धारण करके ये धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर उतरती रहती हैं और जिन पहाड़ियों से पे घाटियां जो होती हैं विभिन्न प्रकार के झाड़ झंकाड़ों झाड़ियों से पूरी भरी होती हैं, उनके मध्य से भी ये अपने लिए रास्ता तैयार करके, पानी में इतना वेग होता है, नदियों में इतनी तीव्रता होती है कि इनके रास्ते में पड़ने वाले चट्टान झाड़ियां झंकार कुछ भी हो, ये सब को बहाती अपने लिए रास्ता बनाती हुई निकल जाती हैं।
इस तरह का जो वर्णन है वो किया गया है। तो इन्होंने कहा ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन, निकेतन मतलब घर, यानी ऐसा है इनका अपना घर जहाँ ये अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को दिखाते हैं, सुनाती हैं और निरंतर आगे बढ़ती जाती है। यानी कि नदियों का जो स्वरूप है वो कैसा है, वो स्वरूप ऐसा है कि ये अपने पिता की गोद से निकलकर अपने पति के घर तक की यात्रा को तय करती है। ये नदियां पिता की गोद से निकलती हैं। पिता हिमालय इनका जनक है, उद्गम स्थल है वहां से। तो उद्गम स्थल होने के कारण हिमालय जो है वो इनका जनक है और ये नदियां इनकी बेटियां हैं। सब कुछ होते हुए, हिमालय की विशालता होते हुए भी, अथाह जल सागर होते हुए भी, तमाम चंचलता होने के बावजूद भी इनका लक्ष्य जो होता है वो निरंतर आगे बढ़ने का होता है। वे उस स्थान पे रुक नहीं सकती। नदियों का ये स्वाभाविक स्वरूप है, किसी एक स्थान पर उनको बांधा नहीं जा सकता। उन्हें हर तरह से इस तरह से रखा जाएगा कि उनका जो स्वरूप है वो चंचल रहेगा। और जिस तरह एक नन्हे चंचल बच्चे को आप पकड़कर बांधकर कितने पल रोक पाइएगा, बहुत थोड़ी देर, वो आगे बढ़ेगा ही, खेलेगा ही। ऐसे ही नदियों को आप रोक नहीं सकते। अगर वो अपने उद्गम स्थल से अथाह जल सागर को लेकर निकल रही हैं तो फिर वो आगे बढ़ती जाएंगी। और आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आप किसी स्थान पर एक तरफ ऊंचा और एक तरफ नीचे करके एक पटरे को रख दीजिए और पानी को ऊंचाई से गिराइए उस पटरे पर, तो आप देखेंगे कितना तीव्रता से पानी नीचे की ओर आ रहा है। और उसी पानी के ग्लास का पानी को आप फर्श पर गिरा दीजिए जो समतल स्थान है, तो क्या होगा कि उस समतल स्थान पर पानी जो रहेगा एक चौड़ाई लेके फैलेगा, लेकिन वो धार लेके तेजी से बहेगा नहीं। उसमें वो तीव्रता नहीं होगी बहाव की, लेकिन फैलाव बहुत होगा। नदियां भी ठीक ऐसे ही होती हैं कि नदियां जब पहाड़ों से निकलती हों तो उनमें चौड़ाई नहीं होगी, क्योंकि वो ढाल पर है। और ढाल पर होने के कारण उनमें जो होता है तीव्रता बहुत होती है। इसकी क्या खासियत होती है? एक तो तीव्रता होती है, दूसरा कि इनका जो जल होता है उस स्थान पर बहुत स्वच्छ होता है, क्योंकि इनमें वेग होता है। और बहाव सक्रिय होती है। जब आप पानी को ऊंचाई से डालेंगे तो वो पतली धार लेके बह निकलेगा, लेकिन अगर आप पानी को समतल पे फेंकेंगे तो वो चौड़ाई खींचेगा, तो उनमें वेग कम होगा, चौड़ाई ज्यादा होगी। इसीलिए पहाड़ी नदियां पतली होती हैं, पानी अथाह होता है लेकिन सक्रिय होती है। जैसे जैसे आप मैदानी क्षेत्रों, इन्हीं गंगा को आप गंगोत्री में देखिए और इसी गंगा को आप इलाहाबाद, बनारस और बाकी स्थानों पर देखिए, तो वहाँ इनका चौड़ाई बहाव बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण में स्थिरता होती है। और तो और छोड़िए, जब ये उत्तरांचल से आगे बढ़ती है, हरिद्वार की तरफ आती है, तभी इनके पानी वहां भी अथाह है, लहरें बहुत तेज हैं, लेकिन बहाव धीरे धीरे वहीं से कम हो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी बहाव निरंतर कम होता जाएगा, तीव्रता कम होती जाएगी और विशालता बढ़ती जाती है। तो नदियों के लिए भी यही कहा है कि उन्हीं लड़कियों की तरह होती हैं कम उम्र की, जो पिता की गोद में जब होती हैं तो बहुत चंचल होती हैं। सर पे चढ़ना, गोद में खेलना, खिलखिलाना, हंसना, नाचना, कूदना, हर तरह की क्रियाकलाप वो पिता के साथ करती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र के साथ बड़ी होने लगती हैं, वो गंभीर, शांत हो जाती हैं। उनके खिलखिलाकर हंसने के स्वरूप में भी अंतर आ जाता है, सारी चीजों में अंतर आ जाता है। तो इस तरीके से
वो अपनी अवस्था में आते आते गंभीर हो जाती हैं। तो ये यहीं पर तुलना की गई है नदियों की, पिता के रूप में हिमालय की, कि बेटियों के रूप में। फिर उन्होंने कहा कि खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हीं बीती याद करने का मौका मिल जाता है। अब इन्होंने कहा कि जब ये पहाड़ों से निकलती हैं तो अपने वेग के से बहुत तेज से आगे बढ़ती हैं। जैसे जब लड़कियां बिल्कुल चंचल होती हैं, खेलते कूदते नाचते कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे उम्र के पड़ाव पर आती हैं, अपने अवस्था पर, इनमें गंभीरता, इनके पैरों में स्थिरता हो जाती है। तो जब ये नदियां खेलते खेलते कुछ दूर निकल जाती हैं तो ये कभी देवदार, कभी चीड़, कभी सरो, पहाड़ी तमाम जंगल ऐसे होते हैं जिन जंगलों के बीच से ये नदियां अपने लिए मार्ग बना लेती हैं, और वहां आते आते इनमें एक गंभीरता आ जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे खेलते खेलते बचपन में जो उछल कूद मचाते बचाते जब ये लड़कियां थक जाती थी तो स्थिर बैठ जाती हैं। तो ऐसा ही लग रहा कि पिता की गोद से नदियां जब ये खेलते खेलते आगे बढ़ती हैं और जंगलों, तमाम पहाड़ी जंगलों के बीच से रास्ता बनाकर ये निकलने के लिए अपने जगह बनाती हैं, तो वहां आकर ये स्थिर हो जाती हैं। स्थिर होते ही इन्हें अपने पीछे की जो सारी बातें हैं ऐसा लगता है कि उन्हें याद करने का मौका मिल जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वहां आते आते पानी के बहाव में स्थिरता आ जाती है। तो लेखक ने ये कल्पना की है कि वो स्थिरता उनके सोच की स्थिरता है। वहां पहुंचकर वो अपने पुराने समय, अपने पिता के साथ बिताए समय, सारी चीज को सोचने का उन्हें मौका मिल जाता है, और उसके साथ साथ उनमें गंभीरता भी दिखाई पड़ने लगती है। तो ये कल्पना की है कि चंचल दिखने वाली, खेलने कूदने वाली ये नदियां जो होती हैं वो अचानक बड़े होते ही पहाड़ी स्थान को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों और जंगलों के बीच से जब अपना रास्ता बनाती हैं तो ये इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो लगता है बिल्कुल वो स्थिर हो गई हैं, और स्थिर होकर अपने पुराने समय को याद करने का उन्हें वक्त मिल गया है। तो यही भाव लेकर के लेखक ने यहाँ पर नदियों का वर्णन किया है कि देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, यानी अपने बिताए समय को ये याद कर सकते हैं, गंभीर रूप में याद कर सकती हैं। जाने कौन बुझ हिमालय अपनी इन नटखट छोकरियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। अब यहाँ पर नदियों का स्वरूप जो है उसका वर्णन नदियों की तरह न करके यहाँ एक पिता और एक बेटी की कल्पना के रूप में किया गया है कि एक पिता अपनी बेटियों के लिए क्या क्या सोचता है, कैसे कैसे उनके बढ़ने के साथ पिता के मस्तक पर चिंताओं की रेखा बढ़ने लगती है, कैसे कैसे वो सोचने लगता है कि वो अपनी पुत्री को किसके पास सौंपेगा, क्या करेगा। कुछ पूछने पर जैसे एक मौन भीतर से रहता है, क्योंकि उसके समझ में ये नहीं आता कि आखिर उसे अपनी बेटियों को कहाँ ले जाकर पहुंचाना है। तो एक विराट मौन के सिवाय, एक बड़े मौन के अलावा पिता के पास कुछ नहीं होता बताने के लिए कि वो क्या करे, कैसे अपने मन के भाव को व्यक्त करे।
तो इस तरह से हिमालय और नदियों का वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। तो मैं आपको हिमालय की बेटियां पाठ जो पढ़ा रही हूँ, उसमें एक पिता के हृदय की भावना और एक हिमालय से निकलने वाली नदियों की स्थिति, दोनों की तुलना करते हुए पढ़ा रही हूँ। तो मैंने यहाँ तक के पाठ के इस अंश को आपको पढ़ा दिया है। इसके आगे के अंश को मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। तब तक आप पाठ को दोहराइए और इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले पाठ के शेष अंश को लेकर अगले वीडियो में।